इस पर्यावरण दिवस हम सभी का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम पर्यावरण संबंधित विषयों पर अपनी आवाज़ उठाएं। हम नागरिकों को अपनी सरकारों के साथ मिलकर प्रकृति को सुरक्षित रखने, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। कंपनियों को टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला, साथ ही साथ कृषि और निर्माण प्रथाओं को विकसित करने की आवश्यकता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नागरिकों और नागरिक समाज समूहों को यह देखना चाहिए कि कैसे विकृत पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित और पुनर्स्थापित किया जाए। उपभोक्ताओं को सोचना चाहिए कि वे क्या खरीदते हैं। हम सभी को एकजुट होकर न केवल एक दूसरे के साथ बल्कि प्रकृति के साथ भी अच्छी तरह से रहने के तरीके खोजने चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ पर्यावरण संरक्षकों की कहानियाँ और कैसे उनके कार्य हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हाय, मैं हूँ अभिनव पॉल। हेलो, मैं हूँ ऋषभ पांडे। आज हम बात कर रहे हैं कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की, जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो कि लैंड, एयर, वाटर सबको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और ये आप सबने शायद गैस भी कर लिया होगा, दिस इज़ प्लास्टिक। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। बहुत से एनिमल्स, बहुत से जानवर जो होते हैं इसको खा लेते हैं। इसको कंज्यूम करने की वजह से उनकी जान भी जाती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोगों को बहुत से मेजर्स लेने चाहिए। इतना ही नहीं, इससे अगर जलाया भी जाता है तो इससे जो फ्यूम्स निकलती हैं वो इतनी टॉक्सिक होती है कि वो एयर को भी पोल्यूट करती हैं। करेक्ट। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग इसका यूज़ को रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करना चाहिए प्लास्टिक को। इसका 3R का फॉर्मूला अगर हम लोग मेंटेन करें, इस चीज़ को हम लोग और स्प्रेड आउट करें, बीइंग एन यूथ हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल यूथ ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि प्लास्टिक के कितने नुकसान हैं, जिससे प्लास्टिक का यूज़ कम हो सके और एनवायरनमेंट और ज़्यादा क्लीन हो सके। और जो भी ऐसी चीज़ें जिनको हम प्लास्टिक की जगह किसी और मटेरियल से यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स की जगह इको फ्रेंडली बैग्स, पेपर बैग्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं, उनका यूज़ अपनी नॉर्मल लाइफ में लाएं, जिससे प्लास्टिक का यूज़ कम हो और एनवायरनमेंट ज़्यादा क्लीन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है। मैं विजय पार्क देहरादून में रहता हूँ और जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में, तो मैं बचपन से इसी कॉलोनी में रह रहे हैं हम लोग। और जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पर आम और लीची के बाग हुआ करते थे हर तरफ। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर हर तरफ मॉल्स खुल गए हैं, घर बन गए हैं, पूरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, होटल्स बन गए हैं। तो हमने प्लान किया कि इसको कुछ ऐसा किया जाए कि हम जो हमारे एरिया का जो वातावरण है उसको दोबारा से पूरी तरह तो नहीं, पर यह कि कुछ हद तक जो है उसको उस पर हम ओवरकम कर पाएँ कि जिससे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो थोड़ा हम सही हो जाए। तो जैसे कि मैं एक जिम ओनर हूँ, तो हमने जिम के बंदों ने अपना ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा नौजवान भारत सभा, जो कि भगत सिंह जी के ग्रुप के ऊपर हमने नाम रखा था। तो हमने अपनी कॉलोनी वालों से और जो NGOs हैं उनसे बात करी और इस मुद्दे को उठाया कि हम कैसे करके जो है अपने पर्यावरण को बचा सकें। तो हमने इसमें क्या किया, जैसे हम लोग पिछले 3 या 4 साल से प्लांटेशन करते आ रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में शुरू हुआ है हरेला पर्व उत्तराखंड में। तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है उससे पहले हम लोग प्लान करके गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जैसे हमारे जिनके क्लाइंट्स हैं वो सब अपनी तरफ से पेड़ लेके आते हैं। तो अलग अलग जगहों पे जाकर, जैसे हम सबसे पहला जो प्लांटेशन था हमारा वो विजय पार्क में ही था, फिर हमने जैनतन वाला, गढ़ी कैंट, फिर आपका कैंट रोड, ऐसे करके हम जो है एरिया जो है कवर करते जाते हैं। और उसके अलावा जैसे साफ़ सफाई का रहता है हमारा, तो जो हमारे लोकल पार्षद हैं उनकी मदद से जो कूड़ा वूड़ा से लोग फेंक देते हैं, तो उसको पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पॉलीथीन से ये बहुत प्रॉब्लम थी हमारी। आज की डेट में जो है एक हमारा अभियान चला हुआ है, पॉलीथीन जो है वो बंद किया जाए, तो जिसमें हमारे जो शहर के मेयर हैं उन्होंने भी काफ़ी योगदान किया है। तो उसको लेके जो है उसमें भी अभी हम चल रहे हैं और उसमें भी हमारा जो है काम अभी कंटिन्यूशन पे है। तो और बाकी मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि जैसे जो आज के यूथ है, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को किसी से काम करवाना नहीं, करना सिखाएं, जिससे कि ये किसी पर डिपेंड नहीं रहें। क्योंकि सरकार कभी गंदा नहीं फैलाएगी, फैलाते हम लोग हैं, वो लोग उठवाते हैं, वो हमारी सर्विस दे रहे हैं हमको। हम बिल्कुल उन पर डिपेंड ना रहें, कुछ काम हम अपने आप भी करें। तो जिससे क्या है, बच्चे, जाने वाली जो हमारी जनरेशन है वो सीखे काम को अपना आप करना।
बस इतना मैं कहना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति मौर्य। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। 1 साल पहले मैंने इंटरमीडिएट क्लास पास किया है। 11th में मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे पेड़ पौधे, जीव जंतु और नेचर बहुत पसंद है। मुझे डांस करना और प्ले में एक्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ समय पहले मैं और मेरे दोस्तों ने कहा क्यों ना अपनी इस हॉबी को आसपास के लोगों को इन्वायरमेंट और उसके प्रोटेक्शन के बारे में बताएं। लगभग 1 साल से मैं और मेरी टीम गंगा घाट और आसपास के स्कूलों में प्लास्टिक पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड नुक्कड़ नाटक करते हैं। और सच कहें तो हमें नाटक करके बहुत मजा आता है। मैं डॉक्टर सस विश्वास, प्रोफेसर एंड हेड डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट। मैं इस वक्त लॉकडाउन 1.0 से लेके लॉकडाउन 4.0 तक यहाँ बेंगलोर में ही फंस गया और मुझको ये लगा कि अब मैं फॉरेस्ट कहाँ देखूँगा और किधर क्या देखूँगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे जो जहाँ मैं यहाँ मेरा सुपुत्र रहता है वो एक प्रेस्टीज पाम्स का अपार्टमेंट है और यह छोटा सा अपार्टमेंट है जिसमें जैव विविधता की कोई कमी नहीं है, जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज सभी आते हैं। और आप ये देखेंगे कि इसमें यहाँ तक कि जब पाम प्रेस्टीज पाम्स है तो ये पाम्स बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि एक सिग्नेचर जैव विविधता का उदाहरण है बेंगलोर के अर्बन इकोसिस्टम में। ये आप देख सकते हैं कि एक कैंपस है जो कि मैं बोलता हूँ कि माइक्रो बायोडाइवर्सिटी का एक ज्वलंत उदाहरण है। अब यदि मैंने इसको स्टडी कर रहा था 3 महीने से, मैं ये देखता था कि ये कैसे इस टाइप से ये थ्रेड यहाँ से आ रहे हैं। बाद में मैंने देखा कि कुछ पेड़ों में ये बहुत लंबे हो गए हैं, इस पे चींटियाँ ऊपर चढ़ रही हैं। तब मैंने लिटरेचर से अध्ययन करके देखा कि ये एक टर्म है माइक्रोफिलस, जिसमें जो चींटियाँ वो इस पाम के ऊपर पहुँचती हैं, वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती हैं। नेस्ट बना के जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तब वो फ्लावर्स को पॉलिनेट करती हैं। द स्पाइडर क्लोरोफिटम, इट इज सेड कि ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप अपने वॉशरूम में, बाथरूम में यदि रखते हैं तो इसको ये जो पॉइजनस गैसेस हैं उसको भी फिनिश कर देता है। मरता है बनारस में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग लोक हो जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। इस भावना को धारण करने वाले दूर दराज से लोग काफ़ी संख्या में शवों को लेकर वाराणसी गंगा नदी में, गंगा नदी किनारे स्थित विभिन्न शमशान घाटों पर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने से इन्हें जो लाशें होती हैं वो अर्जले शवों को अवशेषों गंगा के जल को प्रदूषण की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण को जैविक पद्धति द्वारा दूर किए जाने हेतु गंगा को दृष्टिगत रखने हेतु ऐसे प्रदूषण को जैविक पद्धति द्वारा दूर किए जाने हेतु गंगा एक्शन प्लान के तहत वर्ष 1986 में कछुआ पुनर्जनन योजना प्रारंभ की गई। कछुओं को वहाँ गंगा जी में इसलिए छोड़ा जाता है कि क्योंकि वहाँ पे जो अर्जले लाश, बिना जले लाश, माला, फूल इनको खा के प्रदूषण को कम कर सके। इसलिए कछुआ पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया गया।
प्रकृति की तरफ अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर ही हम उसके बेहतर और स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं।